हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एसएसटी का पहला चैप्टर। चैप्टर का पहला चैप्टर तो कितने पढ़े हैं? टोटल 4 पढ़नी है, जैसा 9th में हमने पढ़ा था। उसी में पहला आज हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री में पहला चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसी को इसके बारे में हम ऑलरेडी जो फर्स्ट पार्ट है इसको क्लास 9 के हिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर के रूप में पढ़ा है। ठीक है। और उसी में जहाँ छोड़ा था हमने उसके आगे इसमें इस चैप्टर में हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। वैसे भी सिलेबस में काफ़ी बदलाव हुए हैं, लेकिन जो भी बदलाव है उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। और क्या क्या बदलाव है ये भी हम क्लास के बीच में ही डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है। जो ये क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहली चीज़ है वीक में 3 दिन रख रहे हैं अभी। ठीक है। बट धीरे धीरे जब ज़रूरत पड़ेगा वैसे क्लास में हम लोग चेंज करते रहेंगे। बट अभी विदाउट एनी स्ट्रेस के हम लोग आराम से पढ़ेंगे इस चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में, और लास्ट वाला जो चैप्टर है ना प्रिंट कल्चर में, उस पर विशेष ध्यान देते हुए आगे क्या करेंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि जो बीच वाला पार्ट है थोड़ा बहुत ग्लोबलाइजेशन वाला, उसको देखेंगे, बट उतना ज़्यादा हमारा फोकस उस पर नहीं रहेगा। बट फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और लास्ट चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करेंगे हिस्ट्री के। ओके। तो स्टार्ट करें, किसका नाम लेकर के बताओ? भारत माता के ही नाम लेकर के स्टार्ट करेंगे। ओके। देखिए, इस चैप्टर में पहले जो हमें पढ़ना क्या है, तो पहले उसी की बात कर लेते हैं, क्या पढ़ना है हमें। तो देखो, ये नेशनलिज्म के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? नेशनलिज्म। तो देखो, नेशनलिज्म है तो इसमें पहले हमें समझना होगा कि नेशन क्या है। ठीक है। और किसी भी आइडिया में या वर्ड में अगर आईएसएम लग जाता है, ठीक है, मैंने बताया भी है, अगर मेरा क्लास तुम लोगों ने पहले किया होगा तो, ठीक है, आईएसएम लग जाता है तो वो उसके आइडिया को बताने लगता है। जैसे कि इसी में जैसे देखो, इसको हिंदी में वाद, हिंदी शब्द जो होते हैं ना उसमें वाद जुड़ जाता है, और इंग्लिश वाले वर्ड में आईएसएम। जैसे कि देखो, गांधी जी थे तो गांधी जी का हमने नाम लिखा, ठीक है, और उनके आइडिया, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनकी उनकी आइडिया, उनके जो विचार थे, अगर उनके विचार को हम पढ़ रहे हैं तो या उनके विचार को हम नाम दे देते हैं गांधीज़म। ठीक है, क्या दे देते हैं? गांधीज़म। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड तुम्हें देखने को मिलेगा, जैसे राम है, इसका एक्स वाई जेड, तो रामिज्म। ऐसे नाम हम क्या कर सकते हैं? ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो वैसे ही राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, आईएसएम इसमें भी लगा है, नेशन, नेशन से नेशनल बना है और फिर से क्या बना है? आईएसएम। तो ये इसका शुरुआत, यानी कि ये कहाँ से राइज हुआ, ठीक है, क्या क्या इसके कारण रहे, पहले ये कहाँ से शुरू हुआ, ये सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, और इसमें मेजर जो ध्यान रखेंगे यूरोप पर रखेंगे। देखो, हमारे पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारे पास रिसोर्सेज की कमी तो है नहीं। ठीक है। किसी भी पॉइंट को, एक छोटे से छोटे पॉइंट को भी अगर हमें समझना है तो हम जितने रिसोर्सेज हैं हमारे पास अवेलेबल, सबका हम क्या करेंगे? उपयोग, यानी कि यूज कर सकते हैं। हमारा मेन फोकस, हमारा जो मेन गोल होना चाहिए, टॉपिक्स को क्लियरली अंडरस्टैंड करना। ठीक है। तो उसके लिए जो भी रिसोर्स है बीच बीच में यूज़ करेंगे। ठीक है। और उसको क्या करेंगे? क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके। स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट ये एनसीईआरटी का बुक है, फर्स्ट में तुम देखोगे तो ये सारी चीज़ें हमने पीडीएफ ओपन कर रखा है। ठीक है। हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, और वो भी स्टार्ट कहाँ से होता है तो देख रहे हो ना, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ठीक है। हाँ, ये स्टार्ट होता है एक पेंटिंग के साथ। ठीक है। इस पेंटिंग के बाद, पेंटिंग से स्टार्ट होता है तो लिखा क्या है इस पेंटिंग के बारे में, तो थोड़ा सा इस पे हम फोकस करते हैं। तो देखो, नीचे जब तुम देखोगे तो क्या तुम्हें देखने को मिल रहा है? पेन सेलेक्ट कर लेते हैं, एनी हाइलाइटर। हाँ, देखो नीचे देखो, फिगर 1, यानी कि क्या लिखा है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशन। जो ये प्रिंट है किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया है? बाय द, किसके द्वारा? फ्रेडरिक सॉर्यू के द्वारा। ठीक है, 1848 में। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है इसके साथ, यानी इसी पेंटिंग के साथ स्टार्ट हो रहा है।
इसी पेंटिंग को हम इजी वे में समझ लेंगे, ठीक है, इजी वे में क्या करेंगे, समझ लेंगे। और ये जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन हमें क्या करना है, पहले नोट्स बना लेंगे, फिर 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट रहता है, इस पेंटिंग से क्वेश्चन एमसीक्यू में भी देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा जो है एमसीक्यू के अलावा भी चीज़ें देखने को मिलती है, सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग इस टाइप के क्वेश्चन में हमें देखने को मिलता है। तो देखो पहला हम ये तो हमने देख लिया, पेंटिंग के बारे में याद क्या रखना है कि ये पेंटिंग है, नाम दे रखा है, टाइटल क्या है इस पेंटिंग का, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स। प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है, तो इसका नाम याद रखना, फ्रेडरिक सॉरियो का। स्पेलिंग का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस हमें करते रहना है, क्योंकि बस हम पढ़ लेंगे, नाम याद हो गया, बट लिखने जाएंगे तो स्पेलिंग ही उसका नहीं याद है, तो ये थोड़ा सा उस पर हम काम करेंगे। तो फ्रेडरिक सॉरियो थोड़ा सा यूरोप है, जर्मनी है, फ्रेंच है, यूरोप में जो भी जगह लोकेटेड वहाँ पे उनके हिसाब से भी वर्ड देखने को मिलता है, तो उसको 2-4 बार लिखने का प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। वापस आते हैं अपने पेंटिंग पे। पेंटिंग बनाया गया था किसके द्वारा, तो फ्रेडरिक सॉरियो के द्वारा। कौन से समय की बात की जा रही है, तो 1848 में ये पेंटिंग बनाया गया था। पेंटिंग का जो टाइटल क्या रखा क्या है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। वापस आगे बढ़ते हैं, वापस क्या आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्या बताने की कोशिश किया जा रहा है इसमें, ठीक है, पेंटिंग क्या बताने की कोशिश कर रहा है, तो देखो देखो इन 1848 1848 में फ्रेडरिक सॉरियो फ्रेंच आर्टिस्ट है, यानी कि ये कहाँ का पेंटर है, फ्रेंच का। एक क्या करता है, पेंटिंग प्रिपेयर करता है सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, यानी कि 4 सीरीज जो पेंटिंग होते हैं उसके 4 सीरीज की बात की जा रही है। उसमें क्या विजुलाइज करता है, विजुलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। तो देखो यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को समझते चलना है। देखो डेमोक्रेटिक का तो पता ही है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या कि यहाँ पे जो सरकार उसने बना रखा है, सोचा है बनाने के लिए, ठीक है, ये बनाने के लिए वो सरकार कैसी है, तो डेमोक्रेटिक है, यानी कि जो रूलर होगा क्या होगा, रूलर होगा, ये रूलर इसमें इलेक्ट किए जाएंगे, क्या किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे उसी जगह के या उसी रीजन के रहने वाले लोगों के द्वारा, ठीक है। एंड सोशल रिपब्लिक, सोशल रिपब्लिक, देखो रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ही दोनों टर्म को समझ लेते हैं। ये तो हो गया डेमोक्रेटिक, हाँ भाई, वहाँ के जो रूलर हैं इलेक्ट किए जाएंगे। तो रिपब्लिक क्या हो गया, तो रिपब्लिक का मतलब होता है ना कि वहाँ पे जो भी रूल वगैरह बनती है, यानी कि जो जैसे कि इंडिया का हम पढ़ रहे हैं, अपने कंट्री से समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहीं पे बना देता, हमारे इंडिया है, ठीक है, इस इंडिया में 2 तरीके के हेड है। एक जो हेड है ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, शॉर्ट मैंने लिख लिया। और एक जो हो गया ना वो रियल हेड है, एक जो रियल हेड है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है और एक रियल, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल को नॉमिनल हेड भी बोला जाता है और इनको रियल है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चेंज होगा विदाउट उसके बिना नहीं होगा, उसके बिना, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल हेड माना गया है हमारे इंडिया के, ये प्रेसिडेंट को माना गया, और रियल जो हेड माना गया है ये पीएम को माना गया है। किसको माना गया है, पीएम को, और इनको किसको माना गया है यहाँ पे, प्रेसिडेंट को। तो जहाँ भी जिस कंट्री में भी प्रेसिडेंट का अगर इलेक्शन होता हो, तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का इलेक्शन हो रहा है, तो उस कंट्री को हम बोलते हैं रिपब्लिक कंट्री। तो वहाँ पे इसने ऐसा, मतलब ऐसे देश का, ऐसे समाज का, ऐसे सोसाइटी का इसने क्या करा था, ऐसे सोसाइटी बनाया था, मतलब विजुलाइज किया था, मतलब एक्चुअल में था नहीं, बट इसने वैसी संसारिक दुनिया बनाई हुई थी, ठीक है, इमेजिन करके कि वैसा हम कंट्री को क्या करेंगे, बनाएंगे, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज करने वाला जो भी ये पावर है ये भी पीपल्स में भी होगा, और जो राज्य मतलब शासन कर रहा होगा उनके ऊपर, वो भी राज्य के द्वारा ही क्या किया जा रहा होगा, शासन किया जा रहा होगा। बस इतना याद रहेगा, इतना याद रहेगा कि नहीं रहेगा, इतना याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा बोला एज ही कॉल्ड देम, ठीक है, तो उसने इसीलिए उसका टाइटल का नाम रखा था। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंट फिगर 1, जो हमने अभी ऊपर देखा ये वाला प्रिंट देखा प्रिंट, ठीक है, फिगर 1
ऑफ द सीरीज सो द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो देखो इसमें बताया, मतलब उस प्रिंट में कहाँ कहाँ के लोगों को दिखाया गया है, तो कहाँ कहाँ के लोगों को, तो देखो यूरोप एंड अमेरिका के लोगों को दिखाया गया। याद रखेंगे जो ये क्या बोल रहे थे, हाँ पेंटिंग है, इसमें जो लोग हैं कहाँ के लोगों को दिखाया गया, तो यूरोप एंड अमेरिका। कौन है यूरोप और अमेरिका के, कौन, तो देखो मेल को दिखाया गया है, वुमेन को दिखाया गया है, ठीक है, मेन को दिखाया गया है, वुमेन को, मतलब कि सारे एज ग्रुप के लोगों को दिखाया गया है। एंड सोशल क्लास, मतलब वहाँ के, सिंपल करने का मतलब है कि इसमें उसने ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया, मेल को भी दिखाया है, वुमेन को भी दिखाया है, छोटे बच्चों को भी दिखाया है, बड़ों को भी दिखाया है, बूढ़ों को भी दिखाया है, ठीक है। और जैसे देख रहे हो सोशल क्लास, यानी कि हर एक क्लास को भी इसमें शामिल किया गया है, यानी कि इसने किसी को छोड़ा नहीं है। ये अगर हम देख रहे हैं तो इक्वलिटी की ओर बातें की जा रही है, ठीक है। आगे देखो क्या लिख रहा है, मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन, मतलब कि एक बड़ी लंबी लाइन में चल रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट। ये लाइन समझ में आया। यहाँ पे देखो बीच में क्या लिखा हुआ है, आते हैं उस पेंटिंग पे, ठीक है। तो पेंटिंग में देखो, देखो ये बताने की कोशिश क्या किया जा रहा है कि जो पेंटिंग उसने बनाया, ठीक है, एक यहाँ पे बीच में एक स्टैचू बनाया है, इसको नाम दे रहा है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या दे रहा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये लाइन बना हुआ है यहाँ पे, ये लाइन एकदम लोग क्या कर रहे हैं, एक सीरीज में चल रहे हैं, इसके तरफ आ रहे हैं, ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन पूरा ऐसे जा रहा है ऐसे, ठीक है, यानी कि एकदम लाइन से लोग कहाँ किस तरफ आ रहे हैं, तो ये आ रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो स्टैचू को पार भी कर चुके हैं, अपने साथ देख रहे हो ना फ्लैग भी लिए हुए हैं। तो यहाँ पे दो फ्लैग हमें तो दिख ही रहा है, और एक फ्लैग यहाँ पे जो बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है। ये सारी चीज़ें तो अभी हमने बस क्या विजुलाइज किया, लोग एक लंबी कतार में चल रहे हैं, लाइन में चल रहे हैं, किसके तरफ चल रहे हैं, तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं। और क्या उस पेंटिंग के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है, आते हैं लाइन पे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं तो क्या है, देखो वही चीज़ है कि मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाई इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एज यू वुड रिकॉल, ठीक है, आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ अ फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सोनिफाइड लिबर्टी। मैंने बताया है कि ये किसको, लिबर्टी को मतलब कि दिखाया जा रहा है, ठीक है, दिखाया जा रहा है, पर्सोनिफाई किया जा रहा है, किसके रूप में, तो फीमेल फिगर। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वहाँ पे जो भी तुम देख रहे हो वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी में मेल फिगर नहीं है, फीमेल फिगर है। क्या है, फीमेल फिगर है। हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट से बेयर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन अदर। फिर से वापस चलते हैं हम अपने कहाँ पे, हम वापस चलते हैं, वापस चलते हैं यहाँ पे। तो देखोगे तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है, तुम्हें देखने को मिल रहा है कि देखो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। देखो ये जो स्टैचू था, इस स्टैचू में ये जो फिगर है, ये फिगर मेल फिगर है या फीमेल फिगर है, तो याद रखेंगे ये है फीमेल फिगर। क्या है, फीमेल फिगर। और लिबर्टी को फीमेल फिगर के रूप में दिखाया गया, पर्सोनिफाइड किया गया। पर्सोनिफाइड का मतलब क्या है हिंदी उसका, तो देखो पर्सोनिफाइड, तुम लोग को सही से एग्जैक्ट उदाहरण के साथ, पर्सोनिफाइड मीनिंग इन हिंदी। चैट जीपीटी महाराज बताइए क्या होता है, मानवीकरण करना, मानव का रूप देना, ठीक है। जब किसी निर्जीव चीज, विचार या प्रकृति को इंसान की तरह दिखाया बताया जाता है, उसे पर्सोनिफाइड कहा जाता है। जैसे प्रकृति को माँ के रूप में दिखाया गया है,
वह ईमानदारी का जीता जागता उदाहरण है। आ रही है समझ में? तो इस तरीके के ना, यानी कि कहाँ गया, हम लोग इसमें थे ना, इस तरीके से जो लिबर्टी को फीमेल फिगर दिया गया और उस फीमेल फिगर में फीमेल फिगर को क्या क्या दिखाया गया है, लिबर्टी के रूप में। आया आया समझ में कि नहीं आया? अगर नहीं आएगा तो दोबारा वीडियो को पॉज करके या फिर से प्रेब्रस जा करके देखना, ठीक है। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द फ्रेंच रिवोल्यूशन पर्सनफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर, एज अ फीमेल फिगर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हियर यू कैन रिकोगनाइज, यानी कि यहाँ पे तुम पहचान सकते हो द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ द राइट ऑफ मैन इन द अदर। कुछ नहीं बोल रहा है कि जो स्टैचू में जो फीमेल फिगर है एक हाथ में राइट ऑफ चार्टर ऑफ मैन, यानी कि कुछ नहीं, जितने भी फ्रेंच रिवोल्यूशन में राइट को लेकर डिमांड किया गया था ना, उसी राइट उसी राइट को मतलब कि पूरा बुक में लिखा गया था, ठीक है। उसको बस ऐसे मतलब जो ऑर्डर था, चार्टर मतलब ऑर्डर ही होता है, ठीक है, उसमें एक हाथ में लिए हुए कि हाँ हमने जितने भी राइट आपने डिमांड करा था वो सबको सभी को मिलेगा इस तरीके से। और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट। चलते हैं चैट जीपीटी के पास, ठीक है। टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट मीनिंग, मीनिंग इन हिंदी, ठीक है। क्या बता रहे हैं चैट हमारा? ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की मसाल नहीं होता है वो मसाल, ठीक है। आगे, यह एक रूपक यानी मेटाफोर है जिसमें टॉर्च का मतलब होता है रोशनी दे रहा और इनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान या समझ, यानी कि ज्ञान अज्ञान के क्या है वो, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला ज्ञान। आ रहा है ये समझ में? यानी कि सिंपल क्या बताई जा रही है, रुक जाओ यहाँ पे एक पेन का यूज कर लेते हैं हम लोग। तुम लोग को बताना पड़ेगा ना, जस्ट वेट अ मिनट। चलिए भाई आप इस तरफ हो जाइए। हाँ देखो यहाँ पे टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट, कलर क्या है, ब्लैक पे ब्लैक पता नहीं चलेगा ना, रेड कर लेते हैं। देखो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट चल क्यों नहीं रहा, चलो इसमें टाइम लगेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम है भाई। आगे बढ़ते हैं। अज्ञान के अंधेरे ओ माय गॉड, अज्ञान के अंधेरे को दूर करने वाला ज्ञान, यानी सिंपल, पहले के लोगों को कुछ उतना ज़्यादा आइडिया नहीं था, वो अपने राइट के बारे में अवेयर नहीं है, बट अब क्या कर चुके हैं, उनके पास राइट का डिमांड मतलब राइट जानने की शक्ति आ चुकी है, वो ज्ञान नॉलेज उनके पास आ चुकी है। तो राइट को एक हाथ में, ठीक है, और दूसरे हाथ में क्या लिए हुए हैं, मसाल लिए हुए हैं। मसाल इन द सेंस क्या, क्या मतलब वो टॉर्च नहीं जलाते हैं, ये लाइट लेकर के ऐसे चलते रहते हैं, ठीक है, ऐसे ली हुई है। आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वापस चलते हैं। हो गया भाई हो गया, चलो हटो, ठीक है। वापस आते हैं यहाँ पे। तो टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञान का प्रकाश एक हाथ में और दूसरे हाथ में राइट किसकी ली हुई है, तो जितने भी क्या है डिमांड किए गए थे राइट फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसका। On the other, on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of symbol of absolutist institutions। इसका कुछ मैं पहले ये बताने की कोशिश करें, ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड ऑफ द इमेज। चलते हैं भाई इमेज पे कि इमेज पे क्या है, इमेज पे क्या है, ऐसा थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ तो देखो यहाँ पे बताने की कोशिश करा, पहले इसको हम इरेज कर लेते हैं, हटा लेते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं अभी, ठीक है। चलो
देखो ध्यान से, ये स्टैचू हो गया, इसके आसपास ये देख रहे हो ये वाला पूरा पार्ट कुछ कुछ बिखरा पड़ा है कि नहीं बिखरा पड़ा है, ये कूड़ा वगैरह कूड़ा ही है तो ऐसा है, यानी कि ये इसी पार्ट की बोल रहा है कि इसी पार्ट को बोल रहा है सैटर्ड, ठीक है सैटर्ड। ये जो पार्ट है ना ये बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भी मोनार्की थी, क्या था, मोनार्की था, उस मोनार्की को अब खत्म किया जा चुका है, ठीक है, और उसके टुकड़े अब जमीन पे बिखरे पड़े हैं, बस इतना याद रहेगा। जमीन के टुकड़े, सॉरी जमीन के टुकड़े नहीं, जमीन पर मोनार्की, मोनार्की मतलब राजा का जो शासन वगैरह सब चल रहा था कि विस्ताइल कोर्ट को तोड़ दिया गया है, ठीक है, मोनार्की को ख़त्म कर दी गई है, अब सभी के पास राइट चला गया है। तो बस उसमें इस पिक्चर में क्या डिपिक्ट, पेंटिंग में क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की गई है कि मोनार्की जो है ये अब ख़त्म हो गई है, राजा का ये ख़त्म हो गया है, पावर वगैरह सब ख़त्म हो गया है। आ रही है समझ में? आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। तो एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब ही हुआ, क्या बताने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, मोनार्की के बारे में। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन किसके बात की जा रही है, तो सिंपल इसको हम बोल सकते हैं मोनार्की के बारे में। किसके बारे में, मोनार्की के बारे में, यानी कि राजाओं का शासन के बारे में, मोनार्कीज के बारे में बात की जा रही है। इन सॉरियो यूटोपियन विजन, इन सॉरियो यूटोपियन विजन, यूटोपियन विजन कहने का मतलब क्या, कि ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कि ऐसा कुछ है नहीं, एक्चुअल में कहीं पे भी ऐसा नहीं है, लेकिन हम सोच रहे हैं कि हाँ ऐसा होता, जैसे तुम लोग को मिलता है ना, जैसे शादी वगैरह में जाते हो, ठीक है, भले तैयार हो रहे हैं लेकिन एकदम ध्यान रसगुल्ले पे रहता है, भले जा करके वहाँ रसगुल्ले की जगह पूड़ी ही खाना पड़े, वो भी 4 दिन का सूखा हुआ, ठीक है, बट क्या करेंगे, एकदम मन में पहले ही बना लेंगे कि जा करके पुलाव ही खाएंगे, भले पुलाव का क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, पुलाव का क्वांटिटी ख़त्म हो जाए, या ऐसे पूरा तैयार हो रहे हैं और तैयार होने के बाद से भी बारिश आया, मतलब मन बना हुआ है कि जा करके रसगुल्ला खाएंगे, ये सारी चीज़ें, बट वहाँ पे जाने के बाद से क्या हुआ, रास्ते में बारिश आ गई सारे रसगुल्ला में पानी चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब उसने क्या करा है, सोचा है। यूटोपियन विजन कहने का मतलब क्या, कि देखो यहाँ पे बता भी रखा, विजन ऑफ सोसाइटी दैट इज सो आइडियल दैट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट, है नहीं ऐसा कुछ, ऐसा कुछ है नहीं, हम बस ऐसा सोच रहे हैं, इमेजिनेशन कर रहे हैं कि ऐसा है। पेंटिंग जो बनाया था ना वो उसकी इमेजिनेशन को ही दिखाती है कि ऐसे वो इमेजिन करके बनाया था पेंटिंग को, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया कलाकार था, ठीक है। कलाकारों की इज्जत तो होती नहीं है, हम लोग इज्जत कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आगे बढ़े। देखो, यूटोपियन विजन, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ distinct nation identify through their flag and national costume। देखो इसका मतलब क्या बता रहा है, नेक्स्ट कि जो पीपल लाइन में लगे हुए थे पीपल, ठीक है, वर्ल्ड आर ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, यानी कि अलग अलग दुनिया, मतलब अलग अलग देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग रीजन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अलग अलग रीजन को यहाँ पे नेशन बोला है, नेशन मतलब कि अलग अलग कंट्री से क्या कर रहे हो, बिलोंग कर रहे हैं, मतलब अलग अलग कंट्री के लोग क्या है लाइन में जा रहे हैं, थ्रू देयर फ्लैग एंड नेशनल कॉस्ट्यूम, यानी कि अपने अपने कंट्री के झंडे के साथ, और नेशनल कॉस्ट्यूम का मतलब क्या होता है कि हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, एक ड्रेस होता है, ठीक है, मतलब एक होता है ना कल्चरल आइडेंटिटी, उसके साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, उस लाइन में जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, लीडिंग द प्रोसीजन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम और ऑलरेडी नेशन स्टेट, ये याद रखना, ठीक है, लीडिंग द प्रोसीजन वे, ठीक है, इसको प्रोसीजन वे। चलो चैट जीपीटी बता दो भाई, प्रोसीजन का मीनिंग क्या होता है, प्रोसीजन, ठीक है, प्रोसीजन का हिंदी में अर्थ होता है जुलूस, शोभा यात्रा, जुलूस में चलना, ठीक है, जब लोग एक लाइन या समूह में किसी खास उद्देश्य, उद्देश्य का मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जैसे शादी, त्यौहार, त्यौहार मतलब फेस्टिवल, विरोध या धार्मिक कार्यक्रम, रिलीजियस, धार्मिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिलीजियस, कार्यक्रम का तो मतलब पता ही है, ठीक है,
के लिए चलते हैं उसे प्रोसीजन कहते हैं। ठीक है भाई, तो देखते हैं यहाँ पे, तो लीडिंग दिस प्रोसीजन वे फास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यानी कि जो कतार यानी कि यात्रा में चल रहे हैं। ठीक है, अभी तो तुम लोग भी जाते हो ना, कहाँ पे जाते हो? अरे पता नहीं कौन कौन सा जुलूस शोभा यात्रा निकलते रहता है, रामनवमी शोभा यात्रा, महाकाल शोभा यात्रा। ठीक है, ऐसे ही वो लोग शोभा यात्रा निकाले थे स्टेचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुंचने की। ठीक है, बट उस शोभा यात्रा में यानी कि उस प्रोसीजर में पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, देखो पहले तो कौन कौन से कंट्री के लोग हैं, तो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड, विच बाय दिस टाइम और ऑलरेडी नेशन स्टेट। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि अराइज का दिमाग में रहना चाहिए कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी को जो लोग यूनाइटेड स्टेट, पहले तो दो लोग, वापस से बता देता हूँ, लाइन में कतार में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे कंट्री के अलग अलग रीजन के लोग हैं, अपने झंडे को अपने नेशनल ये कल्चरल आइडेंटिटी के साथ लाइन में लगे हुए चल रहे हैं। उसमें से दो, यूनाइटेड स्टेट और स्विट्ज़रलैंड को याद रखना कि हाँ, यूनाइटेड स्टेट स्विट्ज़रलैंड के लोग हैं, और ये लोग उस समय जब ये पेंटिंग बनाया गया था, ठीक है, उससे पहले ही नेशन स्टेट बन चुके थे। क्या हो चुके थे? नेशन स्टेट बन चुके थे, वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो हमें दो चीज़ें कि यूनाइटेड स्टेट स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट थे, तो यहाँ से हम ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई यूनाइटेड स्टेट और स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट कब बने, और अगर नहीं पता है तो नेशन स्टेट होता क्या है। वापस हम चलते हैं अपने चैट जीपीटी के पास, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बुक, तो रिसर्च करके पढ़ेंगे। देखो मुझे सारी चीज़ें पता है, लेकिन तुमको उस वे में हम बता पा रहे हैं, और रिसोर्सेज की तो कोई कमी नहीं है, रिसर्च करते पढ़ते चलेंगे। जो मेरा पढ़ने का तरीका है वही आपको भी होना चाहिए, ठीक है, उससे बढ़िया भी होना चाहिए। बट यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। तो पहले हमें पता करना है क्या कि नेशन स्टेट क्या होते हैं, तो हम लिखेंगे व्हाट इज अ नेशन स्टेट। ठीक है, व्हाट इज अ नेशन स्टेट, what is a nation state, explain, ओहो एक्सप्लेन, वो तो चैट जीपीटी समझ जाएगा, बट यहाँ भी तो लिखना पड़ेगा ना, एक्सप्लेन इन एन इजी वे विथ एग्जाम्पल्स। ओके ओके, क्या बता रहे हैं समझते हैं। नेशन क्या होता है? ऐसे लोग जिनमें एक जैसी पहचान आइडेंटिटी हो। नेशन स्टेट का मतलब क्या? ऐसे लोग जिनमें एक जैसी पहचान हो, जैसे समान भाषा। तुम लोग को अभी इतना भी हिंदी नहीं आता, तो मैं इसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करता हूँ। समान भाषा मतलब सेम लैंग्वेज हो, समान संस्कृति यानी कि सेम कल्चर हो, ठीक है, समान इतिहास मतलब सेम पास्ट हिस्ट्री हो, सेम भावना या सेम भावना मतलब हाँ, समान को सेम ही बोलेंगे, भावना का मतलब एक तरह से सेंटिमेंट्स फीलिंग्स हो, ठीक है, यानी कि हम एक हैं। देखो तीन चीज़ें याद रखना, सेम भाषा, समान संस्कृति, संस्कृति को क्या बोलेंगे, अभी हमने क्या बोला, समान भाषा को सेम लैंग्वेज हो, समान संस्कृति को कल्चर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कल्चर। तो सेम कल्चर को फॉलो कर रहे हो, समान हिस्ट्री यानी कि एक जैसा इतिहास रहा हो, यानी कि पीछे जो भी चीज़ें हुई है उन सबका इतिहास यानी कि हिस्ट्री एक जैसी रही हो, और समान भावना यानी कि हम एक हैं, जो ये फीलिंग है, ये सब फीलिंग होनी चाहिए किसमें, नेशन में। किसमें होनी चाहिए, नेशन में। चलो ठीक है, हो गया, आगे बढ़ते हैं। स्टेट क्या होता है, उस तो देखा नेशन, अगला क्या है, नेशन सॉरी स्टेट। एक राजनीतिक व्यवस्था यानी कि गवर्नमेंट, राजनीतिक व्यवस्था मतलब पॉलिटिकल सिस्टम, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी नहीं इंग्लिश में, एक पॉलिटिकल सिस्टम जिसके पास अपनी सरकार होती है, यानी अपनी सरकार मतलब अपनी गवर्नमेंट होती है। निश्चित सीमाएं, निश्चित मतलब कि सर्टेन स्पेसिफिक पॉलिटिकल बाउंड्री होती है, और अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कानून होता है मतलब कॉन्स्टिट्यूशन होना, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन या रूल एंड रेगुलेशन होना चाहिए। तो फिर ये दोनों को मिला के क्या बता रहा है, जब एक
जब एक नेशन और स्टेट यानी सरकार एक साथ मिलकर काम करते हैं उसे नेशन स्टेट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? नेशन स्टेट। आया समझ में? मैं एक बार इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब क्या कर रहे हैं, इक्वल कल्चर को, इक्वल क्या, सेम कल्चर फॉलो कर रहे हैं, सेम लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, उनका इतिहास भी मतलब उस रीजन में रहने वाले लोगों का सारी चीज़ें एक जैसी है। क्या है? एक जैसी है। तो वो क्या करते हैं, अपना एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाएंगे अपने लिए, सभी मतलब अपने ही लिए, अपने लिए एक पॉलिटिकल बाउंड्री बनाएंगे, अपने लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे। क्या करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, अपना सरकार बनाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिल गई, इसी को बोलेंगे नेशन स्टेट। इसी को क्या बोलेंगे? नेशन स्टेट। एग्जाम्पल्स के साथ, यहाँ तक नहीं समझ में तो एग्जाम्पल से भी समझते हैं। फ्रांस, यहाँ ज़्यादातर लोग फ्रांस यानी कि फ्रेंच भाषा और संस्कृति, अभी मैं बताया कल्चर को साझा करते हैं। साझा मतलब शेयर करते हैं, यानी कि फ्रांस के जो लोग हैं फ्रेंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रेंच बोलेंगे। और सब लोग कपड़ा एक जैसा पहनेगा, बोलेगा एक जैसा, दिखेगा एक जैसा, ठीक है, सबका हिस्ट्री एक जैसा है। तो बोल सकते हैं कि सारे जो फ्रेंच के लोग हैं वो क्या है, एक एक जो कॉमन कल्चर है या कॉमन एथनिसिटी से वो क्या है, चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। जापान एक नेशन स्टेट है। जापान भी नेशन स्टेट है, क्यों? क्योंकि वहाँ भी देखोगे तो जापानी एक जैसी भाषा बोलते हैं और एक जैसा कल्चर रखते हैं। यह भी एक क्लियर नेशन है। इंडिया, इंडिया थोड़ा अलग है। क्यों इंडिया अलग है भाई? तो यहाँ कई भाषाएं, तो देखोगे इंडिया में कोई इधर एक जैसा भाषा बोलता है, कोई नहीं बोलता है। इधर देखोगे हिंदी बोल रहा है, उधर जाओगे मतलब साउथ इंडिया में जाओगे तो देखोगे केरला में, केरला में क्या बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं, कन्नड़ कर्नाटका में बोल रहा है। इधर जाओगे तो तमिलनाडु में वही तमिल तेलुगु ये सब। फिर से इधर मणिपुर में जाओगे तो मणिपुरी। अलग अलग रीजन में जाओगे तो अलग अलग लैंग्वेज। तो भाई लैंग्वेज अलग हो गई। रिलीजन भी देखोगे तो इंडिया में तो भाई बात ही नहीं करना उस पर। इसके अलावा संस्कृति, हमारी कल्चर भी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो जब तुम्हारी इतनी मतलब क्या इंडिया में देख रहे हो तो जो भी लोग हैं एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, तो भाई नेशन स्टेट इंडिया बना पाएगा? नेशन स्टेट बना पाएगा? आगे समझते हैं कि नेशन स्टेट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। पहले इतना तो समझ में आया कि इंडिया, बस याद रखना कि नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे वैसी सिमिलैरिटी नहीं है जैसे फ्रांस की सोसाइटी में देखने को मिलती है और जापान की सोसाइटी में देखने को मिलती है। हमने क्या समझा यहाँ से? क्या समझा कि नेशन स्टेट क्या होते हैं? पहला चीज़ें तो पता चला कि नेशन स्टेट क्या होता है। तो तुम लोग को लिखने के लिए लिख लेना, नेशन स्टेट डिफाइन इन शॉर्ट। वही डिफाइन अब इंग्लिश में, इन इंग्लिश। सीबीएसई पढ़ रहे हो ना? अरे भाई घूमो भगो उधर। देखो, a nation state is a country where people with a common identity share the same government and territory। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कॉपी में लिख लेना, नहीं तो वैसे नोट्स में तो ये सारी चीज़ें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या था? यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड बाई दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट, यानी कि ये दोनों नेशन स्टेट बन चुके थे। तो भाई बन चुके थे तो कब बने थे? यूएसए एंड स्विट्जरलैंड, सही लिखा है ना? स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट कब बने थे? कब बने थे? देखो भाई, हम जब भी क्लास लेंगे तो ऐसे ही हो, हमारे पास रिसोर्सेज की कमी बिल्कुल नहीं है, तो क्यों ही हम डिपेंडेंट होंगे? भले 40 आधा घंटा 40 मिनट ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन एक जो भी पढ़ेंगे एकदम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की, और वो मेरे साथ देखने को मिलेगी। बस बुक लेकर के क्या करना, बैठ जाना, ये कॉपी लेकर बैठ जाना। पीडीएफ तो है ही मेरे पास, पीडीएफ से देख करके या बुक लेकर के बैठ जाना, एकदम डीप रिसर्च करके पढ़ेंगे। ओके, क्लास में पूछ दोगे टीचर से तो वो भी सोचने लगेगा, अगर जानकार है तो ठीक है, नहीं तो फिर तो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं। देखो,
यूनाइटेड स्टेट नेशन स्टेट के रूप में, यानी कि नेशन स्टेट कब बना था? कौन? यूनाइटेड स्टेट 1776 में। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तब यह ब्रिटेन, मतलब कि सिंपल सा बताने की कोशिश किया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट 1776 में नेशन स्टेट बन चुका था। ये ब्रिटेन से इसको आज़ादी मिली थी। सब अंग्रेजों सब जगह जाकर यही काम किया था। नहीं देखो, स्विट्जरलैंड नेशन स्टेट के रूप में इसे 1848 में बना। याद है 1848? स्लेवरी इन फ्रांस अबॉलिश बाय द चलो जाओ देखो उसमें, जब नया कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब से यह मॉडर्न फेडरल स्टेट बना। ठीक है, ये सब छोड़ देना, अभी पढ़ेंगे वो सिविक्स में तो देखेंगे मॉडर्न फेडरल स्टेट यानी कि फेडरल स्टेट क्या होते हैं वहाँ से। बस यहाँ से दो चीज़ें, यूएसए 76 में बना और स्विट्जरलैंड 1848 में बना। और ये पेंटिंग डिपिक्ट जो किया गया है वो भी तो इसी समय बनाया गया है, प्रिपेयर किया गया है। आया समझ में? तो यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड बाय दिस टाइम और ऑलरेडी नेशन। तो लिख लो यहीं पे कि यूनाइटेड स्टेट कब बना था? यूनाइटेड स्टेट जो था 1776 में, और ये जो कौन था? स्विट्जरलैंड, ये 1848 में नेशन स्टेट बन चुका था। और नेशन स्टेट क्या है? जो कॉमन क्या साझा करते हैं? लैंग्वेज, कल्चर, ठीक है, और क्या था? लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, जो भी है ये सब शेयर करते हैं। और इनकी अपनी क्या होती है? गवर्नमेंट होती है, पॉलिटिकल बाउंड्री होती है। देखो इसमें दो वर्ड है ना, तो दोनों को मिला करके बना है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो कहाँ बढ़ेंगे? तो बढ़ेंगे हम, बस आज पेंटिंग पढ़ लेते हैं, ठीक है? पेंटिंग के बारे में ऐसे भी क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो बस यहाँ तक पहले पढ़ लेते हैं, मैं डिसाइड करूँगा कहाँ तक पढ़ना है, ठीक है? तुम लोग तो वीडियो देख रोक रोक कर भी देख लोगे, 4 भाग में बांट देना। आगे बढ़ रहा हूँ। आइडेंटिफेबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, यानी कि जो लोग लाइन में लग के जा रहे हैं उन लोगों को कैसे पहचाना जा रहा है? तो वो लोग ट्राई कलर यानी कि झंडा लिए जा रहे हैं, ठीक है? और उनके झंडे में 3 कलर हैं। कैसे हैं? 3 कलर हैं। और रिवोल्यूशनरी का मतलब भी क्या हुआ? रिवोल्यूशनरी का मतलब हुआ जो रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किए हुए हैं उनको बोला जा रहा है रिवोल्यूशनरी। उनको पहचाना कैसे जा रहा है? आइडेंटिफिएबल, यानी कि कैसे पहचान में आ रहा है? खा लिया था, पता नहीं भाई। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिएबल बाय द रिवोल्यूशनरी ट्राई कलर, ठीक है? हैड जस्ट रीच द स्टैच्यू, सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी पढ़ेंगे अभी। सी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी, यानी कि कौन लोग? तो हैड जस्ट रीच द स्टैच्यू, यानी कि जर्मनी जो है अभी अभी वहाँ पे स्टैच्यू के पास पहुँचा है। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यानी कि यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि जो जर्मनी है ना अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा है, और जो उसने झंडा लिए हुए है, ठीक है, वहाँ पे उसका कलर क्या है? ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है। क्या है? गोल्ड फ्लैग है, गोल्ड फ्लैग है। चलो देखते हैं भाई कहाँ पे गया ये देखो, ये स्टैचू रहा ये, और इसमें देखो ये ब्लैक है, रेड है और ये गोल्ड है। तो ये जो पहुँचे हुए लोग हैं ये कहाँ के हैं? तो बोलेंगे ये लोग हैं जर्मनी के। कहाँ के हैं? जर्मनी के, जो स्टैचू के पास पहुँचे हैं, स्टैचू के पास पहुँचे हैं। आया ये समझ में? बस ये लाइन बताने की कोशिश की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। जर्मनी वेयर मतलब कि होल्ड किए रहना, ठीक है? ब्लैक रेड एंड बेयर मतलब होल्ड किए रहना। तुम लोग मेरा भी इंग्लिश का वो कर लोगे। बेयर मतलब भालू। और सही में दे रहा है भालू भाई, यहाँ पे भालू से काम नहीं चलेगा। बेयर फ्लैग मतलब होल्ड करना ही आएगा, सिंपल सा। ये तो स्टॉक मार्केट में लेके जा रहा है, इतना डीप नहीं है, डीप रिसर्च नहीं करना है स्टॉक बारे में, ठीक है? तो यहाँ पे देखो जर्मनी वेयरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग, यानी कि जो जर्मनी के लोग हैं जो झंडा लिए हुए हैं उनका कलर क्या है? तो ब्लैक है, रेड है और गोल्ड है, जो हमने अभी देखा। इसके बाद देखो
Interestingly, at the time when Shahrukh created this image, the German people did not yet exist as a united nation. ये क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? तो देखो, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखो, जिस समय ये पेंटिंग बनाया गया था सॉरियो के द्वारा, उस समय जर्मनी जो था वो यूनाइटेड नेशन के तौर पे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता था, हम ट्राई करेंगे क्या करने का कि जर्मनी जो है यूनाइटेड नेशन नहीं बना था, तो जो जर्मन एरिया था या जर्मन पीपल जो थे वो कहाँ कहाँ पे रहते थे, उसका एरिया क्या था, हम गूगल करेंगे, चैट जीपीटी पहले पूछेंगे, ये इससे नहीं समझ में आएगा, ठीक है, मैप देखेंगे, ठीक है, कि मैप जो है ये जर्मनी मैप, GERMANY मैप टाइम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। बस मैप हम तो रखे ही है भाई, इतना ज़्यादा रिसर्च की क्या ही वो है। देखो ध्यान से इधर, द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ये यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला पूरा एरिया देखो, इधर जो एरिया है ये तो फ्रांस का हो गया, इधर देखो ये फ्रांस हो गया, ये इटली हो गया, ठीक है, ये पूरा जो जितना देख रहे हो ये साइलेसिया, बोहेमिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है, हंगरी, क्रोएशिया, और इधर देखोगे गैलेशिया, एक, ये दो हो गया, तीन, ठीक है, ये ट्रांसिल्वेनिया पे, ठीक है, ये हंगरी का ही पार्ट था, ऑस्ट्रिया और बोहेमिया, ये देखो सिंपल, ये सब जो बनाए थे ना, ये एम्पायर जो था इतना वाला पूरा ये रीजन, ठीक है, ये सब हैब्सबर्ग एम्पायर था, क्या था ये, हैब्सबर्ग एम्पायर था। अब ये हैब्सबर्ग एम्पायर जो था ना, ये अलग अलग ये अलग अलग पार्ट में बटा हुआ था, जैसे हमारा इंडिया क्या है, अलग अलग पार्ट में है कि नहीं है, तो इधर वाले को बोलते हैं साइलेसिया, इसको बोलते हैं बोहेमिया, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, हंगरी, ये सारी चीज़ें। तो जब ये बटी हुई थी तो था क्या, तो सारे रीजन के लिए अलग अलग, जैसे हमारा इंडिया है तो एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को रूल करने के लिए अलग लीडर है, और इधर देखोगे स्टेट में भी, तो इंडिया को स्टेट में बांटा गया, तो स्टेट को भी रन करने के लिए क्या है, स्टेट में सीएम है, गवर्नर है, तो ऐसे ही जो बटा था, तो ये ऑस्ट्रिया को भी क्या किया जाता था, ऑस्ट्रिया, बोहेमिया, ये सब के लिए अलग अलग रूलर थे, उन लोगों को ड्यूक बोला जाता था, ड्यूक ही बोला जाता है। चेक कर लेते हैं क्या लिखेंगे, लिखा है, हाँ, इसमें कई जगह शामिल थी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली के कुछ हिस्से, मल्टीनेशनल एम्पायर था, ठीक है भाई, रॉयल डायनेस्टी शासन करता था, खास बातें कि इसमें कई लैंग्वेज, कल्चर और इतने ग्रुप थे, वो सब मुझे नहीं पता है, हम पहुँचेंगे तब बताना। अभी कि हैब्सबर्ग एम्पायर के ड्यूक्स को क्या कहा जाता था, ठीक है, हैब्सबर्ग एम्पायर में जो ड्यूक होता था उसे आमतौर पर आर्कड्यूक कहा जाता था, क्या कहा जाता था, आर्कड्यूक कहा जाता था। क्यों खास है आर्कड्यूक, यह टाइटल खास तौर पर हैब्सबर्ग एम्पायर में यूज होता था, यह ड्यूक से भी बड़ा रैंक माना जाता था, ड्यूक से भी बड़ा रैंक माना जाता था, हैब्सबर्ग फैमिली के मेंबर को यह टाइटल दिया जाता था। और एग्जाम्पल जैसे, अच्छा ये तुम लोग पढ़े होगे ना, जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये कौन सा चैप्टर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, यानी कि इसी की क्या होती है, सब गोली मार करके हत्या कर देता है आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, इसे आर्कड्यूक कहा जाता था, इनकी हत्या में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है, सर्बिया और ये कौन था, पोलैंड। हैब्सबर्ग एम्पायर में ड्यूक आर्कड्यूक कहा जाता था। आया समझ में ये कि नहीं आया, कहाँ गया, ये मैप के कोई काम नहीं है, चलो भगो, हमारे लिए ये सफिशियंट है। तो ये देख रहे हो ना, जर्मनी यहाँ पे जर्मनी नाम का कोई चीज़ ही नहीं है, जर्मनी जहाँ पे आज बना है, वहाँ पे जहाँ पे जर्मनी आज बना है, वहाँ पे पहले हैब्सबर्ग एम्पायर हुआ करता था, कोई दिक्कत है इसमें। और ये सब पार्ट जो था ना, ये पार्ट अलग अलग, यानी कि हैब्सबर्ग एम्पायर ये इस रीजन में क्या था, बटा हुआ था, कोई दिक्कत है इसमें। इन सब में सबसे जो ताकतवर था ये था ऑस्ट्रिया, क्या था ये,
ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया का नाम याद रखेंगे। क्या करेंगे? ऑस्ट्रिया का नाम याद रखेंगे। सबसे ताकतवर था ये। किस में ताकतवर था? किसमें किसमें ताकतवर था ये? तो ये सबसे ताकतवर था, ये जो ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग एम्पायर था ना, इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर यही था। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वो वीडियो में देखेंगे, या जब मर्ज कर देंगे तो एक ही बार देख लेना, ठीक है? अब काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आगे देखेंगे। और कि बस यहाँ से क्या याद रखना, ऑस्ट्रियन हाब्सबर्ग एम्पायर उस समय नेशन स्टेट नहीं बना था। नेशन स्टेट क्या, उसमें इसका नाम भी हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, यहाँ तक हम रहने देते कि नॉट एग्जिस्ट एट अ यूनाइटेड नेशन। इसके बाद हम यहाँ से आगे नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करते हैं। ओके, बाय बाय।